ओके, Subhashri, thank you. Okay, any difficulty? मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है सब लोगों को? यस, सब चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे. We are starting the class now. I'm pretty audible, I think so. Okay, that's great. So now the first chapter is the reproduction in organism. In your 11th class, it is the reproduction is in organisms. Okay, first we will study about the what are the organisms, what is their structure, what is their composition, and then we will study about the reproduction. Okay. So dear students, क्या क्या steps होते हैं reproduction के? ठीक है, reproduction है हमारे 11th में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं. Reproduction, genetics and evolution, biology in human welfare, biotechnology है, and ecology. ओके, तो इनमें हम अभी के लिए क्या पढ़ने वाले हैं इज द रिप्रोडक्शन. ओके, सो वी कैन सी द ब्यूटी ऑफ आवर नेचर. ठीक है, हर एक चीज हमारे इकोसिस्टम जो है एनवायरनमेंट में जो है पाई जाती है. ठीक है, एक नेचुरल इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे अनडिस्टर्ब्ड. अरे सिटीज और टाउन्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. आप गांव में जाओगे, आप किसी फॉरेस्ट की लाइफ देखोगे तो आपकी सारी चीजें देखोगे. ठीक है, वहां पे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, सारी चीजें कैसे हार्मोनी में रहते हैं, इंक्लूडिंग बर्ड्स. यस, हम बर्ड्स को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो सारी चीज जो है एक हार्मोनी में रहते हैं, एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, तो क्या क्या है? सबसे पहला ग्रोथ है. दे कैन ग्रो, दैट्स व्हाई दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद क्या है? रिप्रोडक्शन. अगर कोई चीज ग्रो हो रही है तो अपनी प्रोजनी को आगे कैसे बढ़ाएगी? इट इज ड्यू टू द रिप्रोडक्शन. ठीक है, देन अगेन मेटाबॉलिज्म. अब अगर जिंदा रहना है तो कुछ खाना तो है ना. यस, दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म. again then cellular organization. Cellular organization is again very important. Why? because अगर सेल्स जो हैं उनके प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, बाकी सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है कैसे अपने जो फंक्शन से कैसे परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो लिविंग है तो ये भी मैंडेटरी है कि वो कैसे एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है बाहर, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है और आप टी शर्ट में बाहर निकल गए. ठीक है, तो क्या होगा? आपकी तो आइसक्रीम बन जाएगी ना वहीं पे. ठीक है, तो कोल्ड जो है एक स्टिमुला है और आप उसका रिस्पॉन्ड कैसे करोगे? आप जैकेट पहनोगे, आप स्वेटर पहनोगे, है कि नहीं? आप गर्म कपड़े पहनोगे. यही चीजें जो हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती हैं, ये सारी चीजें. ओके, कोई डाउट यहां तक? कोई क्वेश्चन? ओके, तो देखिए इन सारी चीजों में हम अभी जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं दैट इज द रिप्रोडक्शन. Why do living organisms need to reproduce? क्या जरूरत है लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करने की या अपनी प्रोजनी बढ़ाने की? तो हम देखते हैं, आप देख सकते हो डक, उसकी भी फैमिली होती है. हम ह्यूमन से, उसकी भी फैमिली होती है. कैट है, उसकी भी फैमिली होती है. ठीक है, और एलिफेंट से उसकी भी फैमिली होती है कि नहीं?
वी आर नॉट इमॉर्टल। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर नॉट इमॉर्टल। इमॉर्टल आप पूछोगे क्या होता है? इमॉर्टल हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कभी मर नहीं सकते, दे लिव फॉर एवर। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इमॉर्टल हो? आपने कभी सुना है? यस स्टूडेंट्स, आपने सुना है कभी कोई ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल हो? नो सर। यस, नो। द आंसर इज स्ट्रेट नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो if a living organism becomes immortal then the reproduction process would be quite insignificant। ठीक है, अगर आप सपोज करो कि अगर आप इमॉर्टल बन जाते हो, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज इमॉर्टल बन जाती है फिर उसको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। अरे जब उसको पता है कि मुझे मरना है ही नहीं, तो रिप्रोड्यूस क्यों करना है? हम तो रिप्रोड्यूस इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा सकें। हमें पता है हमारी एज जो है, यस मे बी दे हैव द लॉन्गर लाइफ स्पैन। प्रिया, करेक्ट, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत लाइफ स्पैन उनका बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम उनको इमॉर्टल कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हम वहां पे आते हैं। तो यही है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है तो उसको रिप्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है, an organisms need to reproduce to sustain its population because it has a fixed lifespan। तो लाइफ स्पैन जो है फिक्स्ड होता है हमारा। हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो है फिक्स्ड होता है। ओके, तो देखिए सिंगल सेल, ठीक है, फिर मल्टी सेलुलर आ गए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसके बाद कॉर्डेटा आ गया, है ना, देन वी हैव द रेप्टाइल्स, देन ट्री डिवेलपर्स एंड होमो सेपियंस। ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिफरेंट इवॉल्व कहां से हुए हैं? दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो हम डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ स्पैन क्या है। व्हाट इज लाइफ स्पैन? ओके, सो लेट्स वॉच ए वीडियो। ओके, और इस वीडियो में हम पढ़ते हैं द बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड लाइफ स्पैन। ओके, तो मैं biological process in which an organism gives rise to, no doubt सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं, वैरायटी होती है, वेरिएशंस का आना जरूरी है। वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं दे आर एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, क्लोन्स भी कह देते हैं उन्हें। हां, उनमें वैरायटी आ सकती है यदि म्यूटेशन हो जाए। Mutation is the source of variation for asexually reproducing organisms. The offspring grows, matures and in turn produces new offspring. और जीवन का ये चक्र इसी तरह से चलता रहता है। Reproduction is essential for life to continue on earth as every organism has a definite lifespan. अब आप सोचेंगे रिप्रोड्यूस करना आवश्यक क्यों है? जो जन्मा है वो मरेगा भी, अगर जन्म है तो मृत्यु भी है। सो दैट मीन्स हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है जिसके बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन स्वयं का अस्तित्व खत्म होने से पहले वो अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बना जाएगा ताकि देयर इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, राइट? सो ये जरूरी है रिप्रोडक्शन, है ना। इसीलिए लाइफ स्पैन का जिक्र हुआ था। तो लाइफ स्पैन से मतलब क्या है? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लाइफ स्पैन डेफिनेट है। एजिंग की प्रक्रिया तभी शुरू हो जाती है जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ है।
बायोलॉजिकल एजिंग एट द सेलुलर लेवल, एक सिंगल सेल जाइगोट जब डिवाइड करता है और मॉरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला बनाता है, तभी हार्मफुल पिगमेंट्स ऑफ एजिंग स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग। जब हम जन्म लेते हैं, उसके बाद जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय है वो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है, और बायोलॉजिकल एज जो है वो जाइगोट से लेकर के टिल डेथ तक है, यानी लाइफ स्पैन डेफिनेट है। एजिंग कैन बी डिलेड बट इट कैनॉट बी स्टॉप्ड, राइट? हर इंसान लंबे समय तक जवान बना रहना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि मृत्यु ही ना हो, हम अजर अमर हो जाएं, यह संभव नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाया। आगे जाकर के विज्ञान कितनी तरक्की कर ले, साइंस में कितनी एडवांसमेंट्स आ जाएं, हम नहीं कह सकते। उसके अपने फायदे और अपने नुकसान भी होंगे। सो दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। किसी का लाइफ स्पैन चंद दिनों का हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे मॉस्किटोज हो गए, और किसी का सैकड़ों साल भी हो सकता है। बरगद के पेड़ की बात कर लीजिए, कछुए की बात कर लीजिए। रेप्टाइल्स का जनरली लाइफ स्पैन काफी लंबा होता है, उनमें मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि हर बार स्लो मेटाबॉलिज्म होगा तभी लाइफ स्पैन लॉन्गर होगा। बर्ड्स का मेटाबॉलिज्म तो बड़ा तेज होता है, बड़ा फास्ट होता है। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मेटाबॉलिक रेट इज वेरी हाई। क्या आपको पता है तोते की उम्र कितनी होती है, पैरट की? कैन यू गेस? चलिए अंदाजा लगाइए, अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। So each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to the natural death represents lifespan. So, dear students, in the video, sir explained about the immortality and the lifespan of the living organisms. ठीक है, तो reproduction क्या है? It is a biological process in which an organism gives rise to young ones, that is offsprings, that are similar to itself, that is similar to their parents. ठीक है, the offsprings grow, mature and in turn produce the new offsprings. तो देखिए लाइफ स्पैन क्या है? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली अप फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लाइफ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन को हम एवरेज में लेते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक कितना टाइम तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, अगर हम देखें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, बटरफ्लाई इट इज अराउंड 1 to 2 weeks। क्रो, ठीक है, तो crow can live up to 15 years. Yes, it is quite interesting. Crocodiles can live up to 60 years. Parrot, interesting. Okay, 140 years तक parrot जिंदा रह सकता है। Okay, and tortoise 100 to 150 years. Okay, तो it is rather shocking कि parrot इतने years तक जिंदा रह सकता है, up to 140 years. Okay. तो देखिए हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। राइस प्लांट्स अप टू 4 months, वीट प्लांट 5 months तक रह सकते हैं। प्लांट्स की हम बात करें, रोज बुश जो है 10 years तक रह सकती है। बनाना प्लांट अप टू 25 years, बनियान ट्री जो है 200 to 300 years। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पीपल ट्री जो है 2000 to 3000 years तक रह सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, और सीक्वा, जेंट सीक्वा ट्री जो है कैलिफोर्निया में, इट इज देयर फॉर अबाउट 3000 to 4000 years। तो स्टूडेंट्स आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्लांट्स का लाइफ स्पैन कितना बड़ा है ना? इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो नॉर्मल जो कॉनिफरस ट्रीज होते हैं, पाइन ट्रीज, वो भी 100 to 150 years तक रह सकते हैं। ठीक है, पाइन ट्रीज। ठीक है, तो हम प्लांट्स में देखते हैं कि उनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है काफी स्लो होता है। ओके,
सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन? सबसे पहला है सेल डिवीजन। तो ऑर्गेनिज्म जो है उसको जिंदा रहने के लिए, डिवाइड करने के लिए, अपनी जनरेशन आगे लेने के लिए सेल डिवीजन करनी है। ठीक है, सेल डिवीजन इट इज ए की इवेंट फॉर ऑकरिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मेजॉरिटी ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियासिस। ठीक है, तो हम माइटोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और मियासिस के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, देन डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर एपिटाइटिस। यस, अगर सेल को डिवाइड करना है तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल हैं उनको भी डिवाइड होना है, उनको भी डुप्लीकेट होना है कि नहीं? तो क्या होता है, बिफोर सेल डिवाइड्स all the cell apparatus must be duplicated so that cellular material present in the parent cell can be equally distributed among the two daughter cells। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। and then it is the formation of reproductive units। reproductive units are specialized or non-specialized part of organism which after separation or modification results in the formation of new individual or offspring। तो reproductive units क्या होते हैं? एक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बडिंग में या फिर फ्रेगमेंटेशन में, एक फ्रेगमेंट, ठीक है, फ्रेगमेंट निकलता है। अगर ये फ्रेगमेंट नीचे गिर गया सॉइल पे तो इस फ्रेगमेंट से एक नया प्लांट जनरेट होगा। या फिर स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, आपने सुना होगा। एक स्पोर जो है वो सॉइल में जाता है, उससे नया प्लांट इमर्ज होता है। तो हम इन यूनिट्स को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स क्या क्या है। ओके, तो कोई डाउट यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हेलो सर। यस हेलो सर। सर वीडियो क्लिप में सर ने यस, तीन वर्ड्स बोले थे, मोरुला, वेस्टुला एंड गेस्टुला। सर ये तीनों वर्ड्स, सर ये क्या होते हैं? जब आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ोगे जूलॉजी में, जब आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ोगे तो उस टाइम आप पढ़ोगे कि जैसे ही जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो 3 स्टेज आते हैं। सबसे पहले 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज एंड देन 64 सेल स्टेज। ठीक है, तो हम इन सेल स्टेज को कहते हैं मॉर्यूला, ग्रेस्टुला या फिर ब्लास्टुला। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं आप डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो है इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, और कोई डाउट? ओके, let's move ahead। Let's learn about the events that happen in life of an organism during their lifespan। तो हम देखते हैं क्या क्या इवेंट्स होती हैं एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। ओके, तो वीडियो में हम देखते हैं कि व्हाट आर द इवेंट्स। ओके, तो सचिन सर द इवेंट्स ऑफ लाइफ देखते हैं एक बार। किसी भी जानवर के जीवन चक्र में क्या क्या इवेंट्स आते हैं? जन्म होता है जी, बर्थ है, और मृत्यु को भी प्राप्त। टिल डेथ देयर इज ग्रोथ, that is progressive increase in size and weight of organism due to synthesis of protoplasmic and apoplasmatic substances। now जब एक certain period आएगा उस समय वो organism reproduce भी करेगा। reproduction हुआ मतलब उसने नए organism को जन्म दिया, फिर उसने grow करा और फिर reproduction हुआ। so between birth to death this stage comes when the organism reproduces। तो देखिए क्या क्या होता है बर्थ एंड डेथ, इनके बीच में क्या आता है? रिप्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आर देयर इमॉर्टल्स? क्या कुछ ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पे जो कि अभी भी इमॉर्टल है? ठीक है, तो हम देखते हैं द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं
वो इमॉर्टल है कि नहीं है। These organisms don't grow old and die under the normal condition. Instead, they reproduce and lose their own identity by becoming the daughter cells. But then it is true to say that they are immortal. तो living organisms क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि ना ही ये बूढ़े होते हैं और कंटिन्यूस लाइफ अगर इनको कंडीशंस मिले, फेवरेबल कंडीशंस मिले, तो ये क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। और जब ये अपने डॉटर सेल बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, इन्हीं की ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, 100% रेप्लिका होते हैं। ठीक है, तो क्या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को इमॉर्टल कहना सही है या गलत है? व्हाट इज योर ओपिनियन स्टूडेंट्स? आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल? इन योर ओपिनियन है कि नहीं? भूमिका सेज यस। हेलो सर। यस संदीप। सर इस पार्ट को आप फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं सर, वॉइस नहीं आ रही थी। ओके संदीप, व्हाट हैपेंस, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे डोंट ग्रो। ठीक है, ग्रो बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो। ठीक है, ग्रो मतलब जिस साइज में वो है उसी साइज में रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है प्लांट्स की तरह, एनिमल्स की तरह के पैदा हुए बचपन में फिर बड़े होते गए, ऐसा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता नहीं है। और ओल्ड भी नहीं होते हैं वो। ठीक है, और उसके बाद मरते भी नहीं है। अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर एवर। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो वो डाई हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या होते हैं कि रिप्रोडक्शन भी करते हैं और रिप्रोडक्शन से अपने एग्जैक्ट रेप्लिका बनाते हैं। ठीक है, यस सलोनी, दिस इज द पॉइंट। अगर उनके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं होते हैं तो दे डाई, तो उनको कहना सही नहीं है कि दे आर इमॉर्टल। ओके, सो यही सवाल है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल है कि नहीं। टू सम एक्सटेंट है, लेकिन पूरा इमॉर्टल है हम नहीं कह सकते। ओके, उनको कहना गलत होगा। Since diversity is very high on our earth, each organism reproduces differently to maintain their generation for age। ठीक है, तो अर्थ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एवन कभी कभी क्या होता है कि एक जनरा में भी डिफरेंट तरह से रिप्रोडक्शन होती है। ओके, यस अंकिता, दे आर नॉट इमॉर्टल्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दे ओमेबा is referred to as immortal organism। yes पुनित, ओमेबा को ओमेबा क्या बाकी भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम इमॉर्टल कह सकते हैं, सिंगल सेल। ओके, लेकिन ट्रू सेंस में हम नहीं कह सकते इनको। okay, let's watch the video and Sachin sir will explain you about the types of reproduction। okay, so take your pen and notes with you and enjoy the video। Let's see the types of reproduction, though reproduction key, that is asexual and sexual. Asexual reproduction is uniparental, only one parent is involved. Offspring is produced by a single parent. When you say single parent, that means uniparental. इसमें नॉर्मली जनरली गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। व्हाट आर गैमीट्स? सेक्स सेल्स, राइट, जिनके बनने के लिए मियोसिस चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वेरिएशंस भी नहीं आएंगे। म्यूटेशन इज द ओनली सोर्स ऑफ वेरिएशन इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये यूनिपेरेंटल है। सेक्सुअल में टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइपेरेंटल। जेनेटिकली यूनिक ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। यहां पे जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स
सो रिप्रोडक्शन जो है इट इज बाय टू मोड्स, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट, ठीक है। सेक्सुअल में होता है ऑफस्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स और जेनेटिकली यूनिक। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होता है इट हैज द न्यू कैरेक्टर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर हम फीचर्स देखें तो ये क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है सबसे पहले, एंड सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट। ये याद रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पुनित म्यूटेशंस अभी हम यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि आपको जब जेनेटिक्स चैप्टर है वहां पे आपको सेपरेट टॉपिक जो है म्यूटेशंस है, ठीक है। अभी हम फिलहाल रिप्रोडक्शन पे करेंगे और जहां पे म्यूटेशन आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो देखिए सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट कैन आकर विदाउट गैमेट फॉर्मेशन बट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज एब्सेंट, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि गैमेट्स बने, इट कैन आकर विदाउट द गैमेट फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है, इंडिविजुअल रोहित sir video is not playing. Rohit, I think there is some issue with your internet, okay, because video is pretty visible for every student. So refresh once, yes, refresh once and try to clear the cache of your browser also, or cookies of your browser, okay, it will work. तो क्या होता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एग्जैक्ट कॉपीज both morphologically and genetically referred to as clones। तो क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट ए है, पेरेंट बी है, इनसे जो कॉपी बनती है इट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर रेप्लिका। तो एक कॉपी ए बनेगी, एक बी बनेगी, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल पेरेंट्स का 100% सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक है। In case of lower organisms like single celled organism belong to Monera and Protista। तो मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा जो है, इनसे जो ऑर्गेनिज्म हैं दे आर द यूनिसेल्युलर, एज वेल एज प्लांट्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर्ड टू एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ प्लांट्स भी हैं, अलगे हैं, जो कि यूनिसेल्युलर हैं, ओके। इन हायर प्लांट्स एक्सिबिटिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हायर प्लांट्स में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए, ओके। Sir, I want to ask you, please give me information that when will test occur? Rishi, I have no information about it. Okay, but I will confirm and tell you in the next class. You can also ask in the contact number that is given to you. Okay, great. So these are the features of asexual reproduction। तो plants में, higher plants में asexual reproduction कैसे होती है, through vegetative propagation, okay। So let's quickly solve a question, ठीक है, get ready। तो question है which of the following is not true about asexual reproduction। तो आपको एक स्टेटमेंट बताना है इनमें जो कि गलत है asexual reproduction के बारे में। Option A says asexual reproduction is common among multicellular organisms। B, in asexual reproduction, a single individual parent is capable of producing offspring। C, the offspring that are produced by asexual reproduction are not identical to one another but are exact copies of their parent called clones। And option D is binary fission is a type of asexual reproduction। तो बताइए आप इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, गलत ऑप्शन। So 30 seconds left, 23 students have answered। अभी भी 13 स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं किया है। Ten seconds left।
Okay, time up. So 29 out of 36 have answered, and out of that 23 students have answered it correctly. ठीक है, so congratulations. And the correct option is, let's watch. Asexual reproduction is common among multicellular organisms. तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि asexual reproduction है, it is found in unicellular organisms and some of multicellular organisms. ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल नहीं होती है, हायर प्लांट्स में होती है. ओके, हायर प्लांट्स में अगर हम देखें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, उससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ठीक है, तो ये कहना कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, गलत है. ओके, होती है, बहुत कम होती है, ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होती है. So reproduction is of two types, asexual and sexual. Again, asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organization. तो जो जिनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है उनमें होती है ये. ओके, and sexual reproduction, it is common among higher plants, that is multicellular organisms. तो in asexual reproduction, a single individual parent is capable of producing offsprings. Offsprings that are produced by asexual reproduction are not only identical to one another, but also exact copy of their parents are called clones. ठीक है, तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ओमेबा की हम एग्जाम्पल दें, ये एक सेल है ओमेबा का, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सब कुछ है. तो क्या होता है इसका न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है. तो देखिए यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो डबल हो जाता है, दो न्यूक्लियस बनते हैं सेपरेट, और इसके सेल के कंपार्टमेंट्स जो हैं वो भी डुप्लीकेट होते हैं. उसके बाद क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड होता है. ओके, और उसके बाद क्या होते हैं कि दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं विच आर एग्जैक्ट टू द पेरेंट. ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो बर्डिंग, बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड फ्रेगमेंटेशन. These are different types of asexual reproduction. Let's start learning different type of asexual reproduction individually. ठीक है, तो वन बाय वन हम हर एक को स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज बाइनरी फिजन. ओके, clones, Atul, they are exact replica of their parents. Okay, parents के अगर ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स के 100% सिमिलर होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, क्लोन्स. ठीक है सर, मींस जो पेरेंट्स से मिलके जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, अगर वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स हैं तो इसका मतलब वो क्लोन्स हैं. एग्जैक्टली, दैट इज क्लोन. ओके, ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं है क्लोन्स बनाना. सर इट्स मीन हियर ऑफ स्प्रिंग इज ओनली क्लोन. यस, आप क्लोन हुआ ना. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अबाउट द फिजन एंड इंसिस्टेशन. ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और आप कॉपी और नोट लेके नोट डाउन कीजिए. ओके, It's a process cell splits into two daughter cells of approximately equal size. यहां पे हमने दिखाया है जी बाइनरी फिजन इन एमीबा. एमीबा में there is irregular binary fission. इरेगुलर बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि कोई सेट डिफाइंड प्लेन नहीं होता जहां से वो दो भागों में बटेगा, किसी भी एंगल से बट सकता है. Daughter cells and then going to grow into adults. So such type of fission is seen in amoeba, paramecium and even bacteria. Right? Euglena में भी है, वॉलवॉक्स में भी है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हम फिजन देखने को मिलता है. यू कैन सी amoeba, fully grown amoeba. This is the cytoplasm, this is the nucleus.
बाइनरी फिशन जब होना है, न्यूक्लियस लंदन हुआ, मतलब लंबाई में बढ़ा, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू, और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी दो भागों में बट जाता है और एक अमीबा से दो डॉटर सेल्स बन गए, दो डॉटर एमीबे बन गए, फिर ये ग्रो करेंगे, फिर ये रिप्रोड्यूस करेंगे। पैरामीशियम देख लीजिए इधर। नाउ एमीबा के केस में मैंने बताया इरेगुलर बाइनरी फिजन। पैरामीशियम के केस में हम देख पा रहे हैं यहां पे बाइनरी फिजन का एक और तरीका, राइट। पैरामीशियम जो है इसमें मैक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस होता है। You have heard of macronucleus, micronucleus? Large nucleus which is a vegetative nucleus, micronucleus को reproductive nucleus कहा जाता है। चल, यूग्लिना में भी है बाइनरी फिशन, बट अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस एक खास चीज हो जाती है एमीबा में, दैट इज एनसिस्टेशन, सिस्ट बन जाना। अपने शरीर के चारों तरफ जो है एमीबा एक 3 लेयर्ड हार्ड कोट बना लेता है जिसे सिस्ट कहते हैं। इट विड्रॉज द स्यूडोपोडिया, उसके जो फॉल्स फीट है स्यूडोपोडिया को समेट लेता है ऐसे और अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है कि भाई अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं, उनसे बच जाओ। जब दोबारा फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होंगी, सिस्ट रप्चर हो जाएगा। ठीक है जी। फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होने पे मल्टीपल फिशन भी होता है, दैट इज इट डिवाइड्स इनटू मेनी माइन्यूट एमीबे, pseudoporiospores बोल देते हो, मेनी माइन्यूट एमीबे। कैन यू सी हियर मल्टीपल फिशन इन एमीबा। मल्टीपल फिशन हम प्लाज्मोडियम में भी पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम यू रिमेंबर, द कॉजेटिव एजेंट फॉर मलेरिया। मच्छर जो है वो मलेरिया फैलाते हैं। ओनली फीमेल मॉस्किटोज दे सक ब्लड बिकॉज दे रिक्वायर सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीन फ्रॉम योर ब्लड फॉर फॉर्मिंग देयर एग्स। प्लाज्मोडियम, मलेरिया, प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फिशन होता है। The cyst bursts, releasing these pseudoporiospores. So students, key takeaway of the video are that it occurs, binary fission occurs in single-celled organism belonging to the kingdoms Monera, that is bacteria, and Protista. In Protista, amoeba और paramecium ही होता है. Okay. In this process, parent cell forms a complete reproductive unit and splits into 2 equal and independent daughter cells. ठीक है, तो एक सेल, दो सेल बन गए। ठीक है, एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। तो टाइप्स ऑफ फिजन क्या होते हैं हमने पढ़ा। इरेगुलर होता है, इरेगुलर में क्या होता है, डिवीजन कैन ऑकर थ्रू एनी प्लेन इन ओमेबा। ठीक है, और सेकंड हमने देखा इट इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होता है, डिवीजन ऑकर्स अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस एज इन बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम एंड डायटम्स। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, division occurs along the longitudinal axis as in Euglena. Okay. Rohit, can you do you have the option of sport or contact? Okay, just try to reset your router in Wi-Fi router. Try once. Okay. तो longitudinal कहाँ पे होता है, it occurs in the Euglena. ठीक है। So what are the key takeaway of incestation? ठीक है, incestation जो है in amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering or cyst around its cell. तो ऐसा कब होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में। ठीक है, तो अपने अमीबा क्या सिक्रीट करता है, ए 3-layered हार्ड कवरिंग जिसको हम सिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में तो ऐसा करता है वो। ठीक है, बचने के लिए हार्श एनवायरनमेंट से। लेकिन जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होते हैं
parent amoeba divides into many minute amoeba, that is pseudopodiospores. तो याद रखिए यहाँ पे ये जो माइन्यूट होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनको हम सूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं, और हर एक सूडोपोडियोस्पोर जो है उससे होता है, ठीक है, हर एक से एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा। ओके, तो ये जो स्पोर्स हैं एसेक्सुअल स्पोर्स है, ये एक तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जिससे कि ओके स्टूडेंट्स, so let's quickly solve a question. Assertion says the term clone is used for the offspring produced by the asexual reproduction, and reason says clones are the cell of organism that are morphologically and genetically identical. तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A says both assertion and reason are true, and reason is a correct explanation of assertion. B says both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. C says assertion is true, but reason is false, and D says both assertion and reason are false. तो बताइए आप। Thirty seconds left, and 20 students, 22 have answered so far. Ten seconds left, and 30 students have answered. Still 6 students, 31. Okay, that's great. And बड़ी बात क्या है कि 18 out of 36, that is 50% students have answered it correctly, ठीक है, और कुछ लोगों को कंफ्यूजन था जिन्होंने बी आंसर कर दिया, ठीक है। ओके, तो हम इसका आंसर देखते हैं। द आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, बोथ assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. तो ऐसा क्यों होता है, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो asexual reproduction में क्या होता है, a single parent is involved in producing the offspring, ये बात तो हमें पता है। As a result, offsprings are produced are not only identical to one another but also are the exact copies of their parents, ठीक है। और these organisms or offsprings are morphologically and genetically identical to one another, and hence they are called as clones, ठीक है। तो पेरेंट्स जो है उसे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे जिनको हम क्लोन्स कहेंगे। ओके, seen in our kitchen especially during the summer or rainy days. तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा, आप घर में ब्रेड छोड़ के गए हो कहीं किसी रिलेटिव के घर, किसी शादी में, 1-2 दिन के बाद आए तो ब्रेड का ये हाल होता है। ओके, कभी देखा है ऐसा, किसी ने ऑब्जर्व किया है? तो ये क्या होता है? ओके, ये एक फंगस की वजह से होता है जो ब्रेड पे ग्रो करती है। ओके, ठीक है, तो सब लोगों ने देखा है। They spread very fast and spoil all edible items next to it, ठीक है। तो ये इतने फास्ट ग्रो करते हैं कि इनके साथ जो भी चीजें होती हैं उसको भी खराब कर देते हैं, स्पॉइल करते हैं उसको भी, ठीक है। तो हम वीडियो में देखते हैं कि व्हाट इज स्पोरिलेशन। ओके,
Sorry students, there was some network error. ओके, तो हम यहाँ पे थे। Let's talk about spore formation. स्पोर्स हमने पढ़े थे जब हमने, याद होगा आपको, फंजाई, एल्गे, कितनी सारी चीजें पढ़ी। गिव्स राइज टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स which eventually grow into complete adults. छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव। Let's talk about spore formation. स्पोर्स हमने पढ़े थे जब हमने, याद होगा आपको, फंजाई, एल्गे, कितनी सारी चीजें पढ़ी थी क्लास 11th के सिलेबस में, वहां भी जिक्र हुआ था इसका। ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स which eventually grow into complete adults. छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं स्पोर्स, जिनसे कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यदि हम एल्गी की बात करें जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, इसमें जू स्पोर्स बनते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर द जू स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे आर मोटाइल। So here in this slide you can see the zoospores in algae. लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है? देख लीजिए एक बार स्पोरुलेशन, लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास में ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो रहा है और ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो रहा है, राइट जी। गैमीट्स हैं, कैन यू सी है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस होगा, उसके बाद फिर से गैमिट्स बन जाएंगे, सेल्स बन जाएंगे। जब वो एडल्ट में ग्रो कर गया, मैच्योर सेल्स बन गए हैं। जू स्पोर्स का फॉर्मेशन यहां पे दिखाया गया है। ये डिनोट कर रहा है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मींस 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, 2n, जैसे ह्यूमंस में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, 2n इज इक्वल टू 46। ओके। फंजाई, So students, we have studied about the sporulation. और sporulation क्या है? Organisms gives rise to several reproductive structures called spores. ठीक है? They are eventually grow into the adult form. तो spore से क्या होता है कि so students, there is some technical glitch, I think so. तो sporulation में क्या होता है कि स्पोर्स जो बनते हैं ना, स्पोर्स से एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, जू स्पोर्स ग्रो होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है उससे, ठीक है। इसी तरह कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स इन द पेनिसिलियम। और जू स्पोर्स कहाँ पे होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द अल्गे, ठीक है। Students, there is some issue. I'm not able to select the slides. Just a minute. Yes, there is network issue. Okay, so students, yes, actually only a few slides are left. Okay,
तो देखिए क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड देन ए बड इज फॉर्म्ड विद न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड द बडिंग. ओके. यस शुभंकर. सो साइटोप्लाज्म सबसे पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड बड, दिस इज द बडिंग. ओके. और ये कहां पे होता है, यीस्ट में होता है. ओके. एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. उसके बाद जब इसको डिवाइड करना होता है तो क्या होता है, एक बर्ड ग्रो करता है. ठीक है, यहां से एक बर्ड ग्रो किया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो बर्ड है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा. ओके. सो एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं. ठीक है. तो ऐसे ही कुछ ऐसे यहाँ पे होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, फिर उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं. ठीक है. और फिर हर फ्रेगमेंट से एक ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके. और हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग. बडिंग. ओके. तो हम देखते हैं इंडिविजुअली कि ये क्या है. ओके. So let's watch in video about budding and fragmentation. Small body and then the bud develops into adult. You can see this parent body. यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस बने, ये एक बड बनना शुरू हुआ और फिर ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गया. अनइक्वल साइज का है और बाद में ये ऑफ कोर्स ग्रो कर जाएगा और बड़ा होगा. एनिमल्स में एक्सोजीनियस बडिंग भी है, जैसा कि मैंने बात करी हाइड्रा की. आप देखिए यहां पे हाइड्रा दिखाया गया है. एक्सटर्नल बडिंग जिसे हमने एक्सोजीनियस बडिंग कहा. द बड ग्रोज एक्सटर्नली, इट रिमेन्स अटैच्ड टू पेरेंट बॉडी. शुरुआत में ये पेरेंट बॉडी से अटैच्ड है, बाद में देखिए ये पेरेंट बॉडी से अलग हो गया. अब उसका अपना अलग इंडिविजुअल अस्तित्व है. एक समय पे एक से ज्यादा बर्ड्स भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि मेन पेरेंट बॉडी पे एक ही बर्ड होगा, भाई ज्यादा भी हो सकती है. द बर्ड इज देन गोइंग टू डेवलप इनटू एडल्ट. हाइड्रा में बर्डिंग से भी है रिप्रोडक्शन, हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, जाइगोट बनता है, राइट. सो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है हाइड्रा. ओके. एंडोजीनियस बडिंग, आप याद कीजिए हमने स्पॉन्जेस में गैम्यूल्स पढ़े थे. आपके सामने स्पॉन्ज दिखाया गया. स्पॉन्जेस बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा. दे आर एक्वेटिक, फाउंड इन वाटर, मोस्टली मेरीन. Few sponges are found in fresh water also. Do you remember the name of a freshwater sponge? Spongilla, है ना. सो गैम्यूल्स क्या है, छोटे छोटे ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. जैसे आप एक गैम्यूल देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है, स्पॉन्जेस में ना टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, आर्कियोसाइट्स. इफ यू रिमेंबर, archaeocytes, these cells have the ability to form any other cell type. तो archaeocytes they get surrounded by some of the pinacocytes. और ये कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर समझ आ रहे हैं क्या है, ये स्पिक्यूल्स. स्पॉन्ज के केस में स्केलेटल एलिमेंट्स भी होते हैं, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, सिलिशियस स्पिक्यूल्स. ये वाला जो ओपनिंग है यहां पर, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. सो गैम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड्स और एंडोजीनियस बर्ड्स. फ्रेगमेंटेशन में क्या है, बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, विच आर कॉल्ड फ्रेगमेंट्स. Each fragment grows into an adult. It's found in flatworms, it's found in hydra also. Flatworms, planaria, टुकड़े कर दिए गए उसके और टुकड़ों से नया प्लेनेरिया बन जाता. So students, key takeaways are न्यूक्लियस. एक वैक्यूल बनता है न्यूक्लियस में. ठीक है. फिर क्या होता है, एक बर्ड वहां से इमर्ज होता है एंड द न्यूक्लियस डिवाइड्स, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स और एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है. सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, एक इमर्ज होता है. ठीक है. एंड देन ए ऑर्गेनिज्म इज फाउंड. ओके. बर्ड इमर्ज एंड इट इज देन डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म और फिर दो सेपरेट ऑर्गेनिज्म बनते हैं. तो
फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, ठीक है, और उनको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ईच फ्रेगमेंट्स ग्रोज इनटू एडल्ट, और एग्जांपल क्या है, स्पायरोगायरा है और फ्लैटवर्म्स। तो ये एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये डिवाइड होता है छोटे फ्रेगमेंट्स में, यहाँ से डिवाइड हुआ तो उसके बाद ग्रो होता है दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। ओके, सो फ्रेगमेंट्स में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, इसके 3 फ्रेगमेंट्स बने, फिर इससे 3 ऑर्गेनिज्म बन गए, और 3 ऑर्गेनिज्म फिर एडल्ट्स 3 बनते हैं। ओके, so these are fragments and these are complete organisms. Okay, तो क्या होता है, हाउ इज बडिंग डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फिजन? तो बडिंग में क्या होता है, सिमिलरिटी क्या है इसमें, बोथ आकर इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, दोनों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होते हैं। इन बडिंग द सिंगल पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस द आउटग्रोथ, daughter nuclei produced due to karyokinesis shift into the bud and then eventually gets it separated from the main parent body. Okay, so cytoplasmic division is unequal, but in binary fission the cytoplasmic division is equal. Okay, तो क्या होता है, बडिंग में एक ऑर्गेनिज्म है, इसका बर्ड इमर्ज हुआ, तो इस बर्ड में जो साइटोप्लाज्म होता है वो कम होता है और यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन फिजन में ऐसा नहीं होता है, फिजन में दो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको बराबर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जाता है, पेरेंट है फॉर एग्जांपल ये, इससे दोनों को बराबर जाएगा। ओके, और यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ओके, second is in budding the parent cell does not lose its identity. In binary fission parent cell also gets converted to the daughter cell, thereby losing its identity. तो क्या होता है, बडिंग में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये ऐसा ही रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म जो है ये डिटैच होगा और इससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं है, फ्रेगमेंटेशन में ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, अगर ये डिवाइड हो गया दो हिस्सों में, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, तो ये दोनों जो है ये भी ग्रो होगा और ये भी ग्रो होगा, ठीक है, तो पेरेंट जो है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑफस्प्रिंग में। ओके, then the question time. While studying an organism in the laboratory, scientists found the appearance of small bud from the body of organism that detached from a complete mature individual itself. Which reproductive method do you think is being used by the organism? Grafting, budding, fragmentation, or all of the above? तो बताइए, एक ऑर्गेनिज्म जो है एक स्मॉल बड से प्रोड्यूस करता है और उसके बाद डिटैच हो जाता है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, तो बताइए ये कौन सा मेथड हो गया रिप्रोडक्शन का? Seventeen students, 20 have answered now. Ten seconds left, students, and 12 students haven't answered so far. Now 10 are left. Okay. So answer is budding, since a small bud was appearing. So budding is the method of reproduction that is being used by organism. Okay, bud attached to parent body until it has developed into a self-sustaining complete organism. Bud develops into adult. Okay, for example, in Hydra, this is small bud, then it matures, and then it detaches from the parent, and then two separate organisms are formed. Okay, so this is the exogenous budding in Hydra. Another question: which of the following is not true about lifespan? Option A: lifespan of organisms are not correlated to their size. Crow and parrots show a wide difference in their lifespans. Lifespan of rice is 3 to 4 weeks. And D option is there is time between the birth and natural death of an organism. So you have to select the incorrect, not true, incorrect options here. 1 minute left.
26 students have answered. There are still 30 seconds. You can answer. Now 28 have answered. Okay, let's see the answer. And the answer is incorrect. Option is lifespan of rice is 3 to 4 weeks. It is incorrect because lifespan of rice is about 3 to 4 months. Okay, it's 3 to 4 months. So what we have learned so far: reproduction and lifespan, types of reproduction, events of life, and types of asexual reproduction. Okay. In the next class, we will study about the vegetative propagation. So thank you, students. Thank you, everyone. Any doubt you can ask me? Any question? सर आपने जो एकदम लास्ट में जो क्विज किया था ना उसका आंसर जरा बताइएगा एक बार फिर, क्योंकि मैं तो लेफ्ट हो गया था नेट। हाँ, कौन सा बडिंग वाला? हाँ सर, जो एकदम लास्ट में दिया था। I'm not sure what you are talking about. हाँ सर, वहाँ पे ग्राफ्टिंग और बडिंग ऑप्शन में था, ऑप्शन ए और बी में, वो वाला। अच्छा सर आपने जो ये डिफरेंसेस तो नहीं था, बताए ये थे वाला। सर यस यस सर जो आपने डिफरेंसेस बताए थे उसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। Okay, differences. Yes, differences I can explain. हेलो सर। Yes. First, पहले देखिए, मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ one by one. I will answer every query. Okay. Okay, तो देखिए बर्डिंग और बाइनरी फिजन में क्या फर्क है। बर्डिंग में क्या होता है कि एक बर्ड निकलता है और पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बर्ड जो है वो ग्रो होगा, उसके बाद डिटैच हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया, ये बर्ड ग्रो हो रहा है, उसके बाद डिटैच हो गया और नया ऑर्गेनिज्म। लेकिन फिजन में ऐसा नहीं है। फिजन में एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म है, इससे इसका डिवीजन जब होगा, इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी, तो इसका पेरेंट जो है वो भी ग्रो करेगा और ऑफस्प्रिंग भी ग्रो करेगा। बडिंग में ऐसा नहीं है। बडिंग में पेरेंट बिल्कुल ग्रो नहीं करता है। ओके, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में पेरेंट भी ग्रो करेगा, मतलब पेरेंट भी जो है वो एक्ट करता है एज ऑफस्प्रिंग की तरह। ओके, तो ये डिफरेंस था इसमें। एनी मोर क्वेश्चन? रिया सेज व्हाई algae प्रोड्यूस सिस्ट। रिया इसलिए सिस्ट प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अचानक से सर्दी आ गई, तो अगर algae सिस्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इसलिए क्योंकि एक कवरिंग जो है स्पोर्स के इर्द गिर्द चढ़ जाती है। उस कवरिंग से क्या होता है कि सर्दी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सर्दी का या कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए सिस्ट फॉर्मेशन होता है। ओके रिया, कोई और क्वेश्चन बताइए। सर हाइड्रा को किस स्टेज में रखा जाएगा? यस हेलो सर। समझ में नहीं आया सर जो हाइड्रा है सर उसको किस स्टेज में रखा जाएगा सर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ओके सर। रिजनरेशन मुस्कान, रिजनरेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, तो आप देखोगे उसमें कि उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल फीमेल। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो आज
आप मुझे आउट ऑफ 5 क्या रेट करोगे टुडेज क्लास? Sir, 5. Yes, 5. Great, thank you. What about others? That's great. It means I was able to explain everything. Okay, okay, I will improve myself. Okay, so thank you everyone. Okay, class के बाद मुझे रेट जरूर करना. Okay, thank you. Goodbye. Take care. See you in the next class.